बिल्कुल ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर था, क्योंकि नाम ही है ज्ञानवापी। यह ज्ञानवापी शब्द उर्दू में या फारसी में कभी नहीं पाया जाता है, कहीं ज्ञानवापी नहीं है। इसलिए ये महादेव की मंदिर 300 साल नहीं, उससे भी पुरानी महादेव मंदिर है। और हम लोग बचपन में कथा सुनते थे, और अभी भी जब राजनीतिक जीवन में आए, सार्वजनिक जीवन में आए, तो लोगों ने कहा वहाँ महादेव को विश्वनाथ, असली महादेव को गहिरा में डाला हुआ है। ये प्रचलित है। भारत में जो भी मस्जिद अभी है वो सब मंदिर था, या हिंदुओं का कोई ना कोई संस्थान था। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब कि तू जो है सो अल्लाह, बाकी कहीं कुछ है ही नहीं धरती पर। इसलिए इन्होंने इस काम को मिटाने का काम किया है कि भारत की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, भारत की सनातन संस्था को हम भविष्य में यह नहीं साबित होने हिंदू भी कोई चीज़ है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। आप लोगों का जो मंदिर था, जो बड़े बड़े जो ये किला बने हुए थे, उस पर अपना टैगिंग किया इन्होंने, बनाया कुछ नहीं, लेकिन अपना नाम देकर कि हमने उसको दखल कब्जा जिसको बोल सकते हैं। भाजपा का स्टैंड ये है कि भाई सब हिंदू है, सर्व समाज है, किसकी गणना हम करेंगे? क्या हम ये गणना करके ये दिखा दें कि ये दलित हैं, महादलित हैं, ये यादव हैं, ये साहू जी हैं, ये बढ़िया हैं, जो भी जितने कास्ट है, इसका क्या अर्थ है? जब सारा देश एक है, हम आज लड़ रहे हैं कि मुसलमान हमारे ऊपर जो है सो आक्रमणकारियों को भेजकर उन आक्रांताओं ने हम पर कब्जा कर लिया, और आज हम वर्ग विभेद कर ले, जात में बांट दे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और जो भी हमारा भाई है सब एक है, हिंदू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। हमारे सामने जो पर्सनालिटी बैठी है वो कला क्षेत्र में भी अग्रणीय है और राजनीति में भी उन्होंने एक मुकाम तय किया है। भाजपा के वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा के संगठन को धारदार बनाया है। आज जिस भाजपा को आप देख रहे हैं उसमें इनका खून पसीना भी लगा हुआ है। आज मुजफ्फरपुर में जो 4 विधायक हैं भाजपा के, वो इनकी मेहनत की देन है। आज मुजफ्फरपुर ही नहीं, उत्तर बिहार में इन्होंने भाजपा को सींचने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री रविंदर प्रसाद सिंह जी से। रविंदर जी हमारे सामने हैं, कलाकार भी हैं, गायन क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं, लेकिन आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे, फिर हम इनसे कला के विषय में भी जानेंगे। संगीत में रुचि रखते हैं, क्या गाते हैं, कुछ इनसे गायन में भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न है, जो पूरे देशवासियों के बीच में एक ही प्रश्न गुजरा है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद कभी मंदिर था? हम सर से इस पे बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर था, क्योंकि नाम ही है ज्ञानवापी। यह ज्ञानवापी शब्द उर्दू में या फारसी में कभी नहीं पाया जाता है, कहीं ज्ञानवापी नहीं है। इसलिए ये महादेव की मंदिर 300 साल नहीं, उससे भी पुरानी महादेव मंदिर है। और हम लोग बचपन में कथा सुनते थे, और अभी भी जब राजनीतिक जीवन में आए, सार्वजनिक जीवन में आए, तो लोगों ने कहा वहाँ महादेव को विश्वनाथ, असली महादेव को गहिरा में डाला हुआ है। ये प्रचलित है बहुत पहले से, जो आज सर्वेक्षण के दौरान यह उभर कर सामने आया और सच उगल गया। सर, नंदिनी, मेन प्रश्न है कि नंदिनी जी का जो मुख होता है वो अक्सर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होता है, तो काशी विश्वनाथ में नंदिनी जी का जो मुख है वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, जो सर्वव्याप है। उसको कोई भी जाकर प्रमाणित रूप से देख सकता है कि नंदिनी का मुख किधर है। तो ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिलने की जो बात आई है सामने, तो वो अक्षरन सत्य हो रहा है। जो इतिहासों में लिखा हुआ है, जो मान्यताएं हैं, वो कहीं ना कहीं प्रमाणित तो कर दिया ना कि ज्ञानवापी कभी मंदिर था। उसे अतिक्रमण करके किसी राजा ने उसको तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। तो इसमें मुस्लिम पक्ष के लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मुस्लिम पक्ष नाराज होने का उनका तो, भारत में जो भी मस्जिद अभी है वो सब मंदिर था, या हिंदुओं का कोई ना कोई संस्थान था। अब मुसलमानों को ये लग रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद, काशी विश्वनाथ में जो अब सच उजागर हो गया, उसके बाद मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है, उसका भी सच उजागर है। और ऐसे बहुत गौशाला हैं हैदराबाद में, कई ऐसे संस्थान और मंदिर है जिसको आतंककारियों ने उसको हड़पा है। और ये सब हिंदुओं का मंदिर है, या कोई गौशाला है, या कोई संस्था है जिसमें वेद पुराण के सारे तथ्य रखे गए हैं। हिंदुओं के संस्थान, सनातन धर्म का जो चित्रण है उसको किया गया है।
औरंगजेब और मुसलमानों ने इस पर अतिक्रमण करके गोरी, गजनी ऐसे सेवरल मुगल आए और सबों ने भारत की सभ्यता को बिखारने का काम किया है। और आज यह सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। आज इस देश में सौभाग्य से एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो अपने यहाँ सब काम बनता जा रहा है। और भगवान भी ऊपर से, भगवान भोले का, पहले राम आ गए, अब भोले आ गए हैं, अब आगे देखिए कृष्ण भी आ जाएंगे। और नंदी का जहाँ तक सवाल, हाँ जी 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 जी। नंदी का सवाल जहाँ तक, हम लोग कई बार बनारस गए हैं, महादेव मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं। असल में काशी विश्वनाथ का ओरिजिनल नाम विश्वेश्वराय नमः है, विश्वेश्वर महादेव हैं वो। और विश्वेश्वर महादेव की चर्चा पुराणों में भी है, जो वो बगल वाली जहाँ नंदी को रखा गया है और नंदी जिस तरफ देख रहे हैं उधर विश्वेश्वर महादेव हैं। या अन्य छोटे छोटे मंदिर में भी आप जाएंगे ना तो नंदी को देखेंगे, जिधर महादेव हैं उसी की तरफ उनका मुख रखा गया है। इसलिए यह भी साबित करता है, हम लोग पूछते थे कि भाई गजारे के अंदर, ये घेरा के अंदर नंदी जी को रखा गया है, इसका मतलब कि महादेव सामने हैं। ये चर्चाएं होती थी। वहाँ सीआरपी की महिलाएं थी, सुरक्षाकर्मी थी लगे हुए, सबों ने अंतर्मन से मुड़ी हिला के कहते थे कि हाँ। तो यह साबित है कि वो भगवान शिव हैं, भोले हैं। करीब मतलब जो सर्वे आ रहा है, जो बातें सामने खुल के आ रही है कि करीब 30,000 मंदिरों को अतिक्रमणकारियों ने, आतंककारियों ने तोड़कर मस्जिद बना दिया, जिसमें कुतुब मीनार की चर्चा हो रही है। जामा मस्जिद के बारे में भी हम जानेंगे। अभी साक्षी महाराज ने कहा है कि पहले वो विष्णु मंदिर था। तो जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, अभी मोती मस्जिद, ये काफ़ी इवन आपको ये लाल किला के बारे में भी कहा जाता है कि वो पहले हिंदू राजा के द्वारा बनाया गया था, मुगलों ने उसको कब्जा कर लिया। तो सर ये सब चीज़ें तो हम जान रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हमने बनाया। तो कई जो लोग हैं, सवाल मुस्लिम पक्ष से लोगों से कह रहे हैं कि आप मुगल हैं, आप बाहर से आए भारत में, तो आप जहाँ से आए उस जगह पे उन चीज़ों का निर्माण क्यों नहीं किया, सिर्फ भारत में ही क्यों किया? बिल्कुल। जो भी मस्जिद आज आप देख रहे हैं, आपने सर्वे में 30,000 की बात की, कल ही मैं एक चैनल पर देख रहा था 50,000। और पूरे भारत में 7 लाख ऐसे मंदिर और जिनको मस्जिद बनाया गया है, उसमें 50,000 मस्जिद बना है। 7 लाख मंदिर है पूरे भारत में, जिसमें से 50,000 मंदिर पर मस्जिद बना दिया गया है। और ये जो चीज़ें हैं, अगर यह काम उनको करना था, जो मुग़ल शासन काल से लोग जो आक्रमणकारी आए, वो अपने यहाँ कुछ नहीं किए। उनको भारत की सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को तहस नहस करना था। और ये इनके लिए प्रोफेट जो है मोहम्मद हैं, सब कुछ है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब कि तू जो है सो अल्लाह, बाकी कहीं कुछ है ही नहीं धरती पर। इसलिए इन्होंने इस काम को मिटाने का काम किया है कि भारत की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, भारत की सनातन संस्था को हम भविष्य में यह नहीं साबित होने लगी हिंदू भी कोई चीज़ है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। अपना मतलब हिंदुओं का जो मंदिर था, जो बड़े बड़े जो ये किला बने हुए थे, उस पर अपना टैगिंग किया इन्होंने, बनाया कुछ नहीं, लेकिन अपना नाम देकर कि हमने उसको दखल कब्जा जिसको बोल सकते हैं कि ये दखल कब्जा किया। सर एक बात और भी है, हम इस बारे में और भी बात करेंगे। ज्ञानवापी मंदिर की तो बात हो गई, मथुरा की बात क्या कह रहे हैं? मथुरा पे भी क्या मतलब न्यायालय आपके साथ है? बिल्कुल न्यायालय को साथ हैं, अभी भी साथ है। और न्यायालय चूँकि जो संविधान का दायरा है, 1991 का जो वो कानून बना नरसिम्हा राव जी के ज़माने में, सरफैक्ट्री एक्ट जो कहते हैं उसको, उसके तहत अब भारत के जो न्यायालय पद्धति है और न्यायपालिका है, वो इन चीज़ों को देख रही है। हाई कोर्ट को कभी मजबूरी होता है, उसने देखा कि भाई चलिए भारत में अस्थिरता नहीं है, इसलिए कहा कि नहीं अब इसको बंद करो। अभी लोअर कोर्ट बनारस का जो काम हुआ है, इन्होंने एक पर एक आदेश पारित किया और बड़ी सरलता से यह कोर्ट जो है, यह न्यायालय जो है, सभी चीज़ों को बारीकी से देख रहा है। और सर्वे का उसने आदेश किया, सर्वे भी हो रहा है। सर्वे में कहीं अगर गड़बड़ी हो रही है, बाधा डाली जाती है, फिर उस पर न्यायालय ने बड़ा कड़ा रुख लिया, कहा कि अगर इस पर बाधा डाली जाएगी तो केस होगा, सज़ा मिलेगी। कमिश्नर भी हटाए गए सर आपको? कमिश्नर भी हटाए गए हैं। तो कमिश्नर ने भी अपनी सेंसिटिव को नहीं रखा बरकरार, इसलिए कमिश्नर को भी हटाया गया। और इसमें बड़ी एकदम निष्पक्षता से कोर्ट काम कर रही है और वो सभी बिंदुओं पर बारी बारी से देख रहा है कि कोई ऐसा बात नहीं हो जाए कि भाई हमने पक्ष लिया। इसलिए कमिश्नर को भी हटाए गए हैं, टाइम भी दिया जा रहा है। सर्वे को और भी आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी जो सच्चाई है, उसका जो तथ्य वो सामने आ जाए
और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि अगर वो शिवलिंग है तो उसकी रक्षा की जाए। उसकी घेराबंदी भी आज हम देखें किसी चैनल पर हो गया है, घेर दिया गया है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं न्यायालय भी तो इस चीज़ को देख रहा है। लेकिन सर न्यायालय ने ताजमहल के मामले में जो याचिकाकर्ता थे उसको न्यायालय ने फटकार लगाया, कहा कि इतिहास जाके पढ़िए। तो प्रश्न ये उठता है, क्या न्यायालय के जो जज है उन्होंने इतिहास पढ़ा है? नहीं, तो ये तो एसके एसएन शर्मा या एसके शर्मा थे या रोमिला थापर के इतिहास को लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आप देख लीजिएगा, बनारस ज्ञान वापी के मामले में भी एक समय था जब कोर्ट कहता था कि नहीं ये बकवास है, लेकिन आज कोर्ट सुन रहा है, मथुरा को भी सुन रहा है, ताजमहल को भी सुनेगा। कुतुब मीनार पर तो आज ही मैंने देखा है एक रिपोर्ट कि वहाँ नरसिम्हा अवतार प्रहलाद के का जो होलिका दहन में हुआ था, नरसिम्हा जो खम्मा से निकले थे, उनकी वहाँ तस्वीर थी लगी हुई इस दीवार में। उस तस्वीर को भेजा गया पुरातत्व विभाग के बाद कि भाई इसको जांच कीजिए कि कब का है ये। तो ये ऐसा आपने कहा ना कि लाल किला, जमा मस्जिद, उसके बाद में आपको हैदराबाद का वो गौशाला है, ऐसा सेवरल जमा मस्जिद है जहाँ जहाँ आप देखिएगा वो सब हिंदू का है। सबका नीचे का पिलर हिंदू है, ऊपर से अपना गुंबद बना बना के इन लोगों ने मस्जिद खड़ा कर दिया। आप कभी मथुरा अगर गए, हम तो गए हैं कई बार, एक तरफ भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है जो पूरा वो कारागार बना हुआ है, घेरा गया है, और उसके जस्ट बगल में उधर से मस्जिद खड़ा कर उसी दिया। दीवार पर सर, उसी दीवार पर, उसी दीवार पर खड़ा कर दिया मस्जिद। ये तो आम आदमी बच्चा भी देखेगा तो कहेगा ये मंदिर है। मस्जिद तो बाहर से सटा दिया गया है। अभी आपने शिवलिंग पर देखा ना, उसमें 3-4 सेंटीमीटर का गड्ढा करके और ऊपर से उसने जो व्हाइट नहीं सर, तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा था। गलत कह रहा है। फव्वारा का वो स्वरूप ही नहीं होता है, बिल्कुल 100% गलत है। नहीं तो अगर सर वो फव्वारा था तो आज से 300 वर्ष पहले बिजली कहाँ से आई, मोटर कहाँ से आया? नहीं, मान लीजिए कि चलिए हम मान लेते हैं कि फव्वारा के लिए बिजली था, 300 वर्ष पहले बिजली रही होगी, अगर मान लीजिए कि मोटर भी रहा होगा, लेकिन फव्वारा का वो साइज कहाँ से आ जाएगा? फव्वारा आज जो कुछ भी हो रहा है, मंदिर बन रहा हो या मान कोई भी यंत्र बन रहा है, सुपरसोनिक आप देख रहे हैं, मिसाइल बन रहा है, तो महाभारत के ज़माने का है। क्या महाभारत में मिसाइल नहीं था, विज्ञान नहीं था? राम के ज़माने में ब्रह्मास्त्र उठा लिया गया, तो क्या ब्रह्मास्त्र नहीं था? वो भी मिसाइल था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर समय है, लेकिन हम अगर है भी तो उसका हिसाब किताब, उसका जो स्वरूप है उसी तरह से होगा जो फव्वारा कैसा है। फव्वारा को जब भी होता है तो ऊपर से घेरा घेर के फव्वारा को नीचे कर दीजिएगा। कौन देख रहा है कहाँ से पानी आ रहा है? और पानी चलाने की बात आई तो कहाँ तो जा रहा है कि आप लगाइए, दिखाइए हमको, दीवार तोड़िए, हम देखेंगे किधर इसका मोटर का कनेक्शन था, कहाँ बिजली का कनेक्शन था। तो इस पर भी बड़ी बात है। रविंदर जी ने कहा है कि अगर फव्वारा भी था तो वो चलता कैसे था? फव्वारा का मुख नीचे नहीं होना चाहिए था, वो ऊपर होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो हैं वो प्रामाणिक हैं और वो साबित करती हैं कि जो आतंकियों ने इस मंदिर पे कब्जा करके उसको मस्जिद बना दिया। बड़ी बात है। हम रविंदर जी से कुछ बिहार की राजनीति पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं भाजपा के। सर, जातीय जनगणना पे क्या विचार है? भाजपा क्या सोच रही है? क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जातीय जनगणना पे कह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक कराएंगे, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और भाजपा कह रही है कि ये देश हित में नहीं है। आखिरकार क्या स्टैंड है भाजपा का? भाजपा का स्टैंड ये है कि भाई सब हिंदू है, सर्व समाज है, किसकी गणना हम करेंगे? क्या हम ये गणना करके ये दिखा दें कि ये दलित हैं, महादलित हैं, ये यादव हैं, ये साहू जी हैं, ये बढ़िया हैं, जो भी जितने कास्ट है, इसका क्या अर्थ है? जब सारा देश एक है, हम आज लड़ रहे हैं कि मुसलमान हमारे ऊपर जो है सो आक्रमणकारियों को भेजकर उन आक्रांताओं ने हम पर कब्जा कर लिया, और आज हम वर्ग विभेद कर ले, जात में बांट दे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और जो भी हमारा भाई है सब एक है, हिंदू है। इसलिए जातीय जनगणना का तो लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो स्टैंड है कि जातीय जनगणना से जो विकास में गति आएगी, जैसे कुछ ऐसी जातियां हैं जिसके लिए हम योजना नहीं बना पा रहे हैं, जिन जातियों की जनसंख्या भी हमें नहीं पता है कि क्या उनके लिए हमें करना चाहिए। तो विकास का स्टैंड जो है वो मुख्यमंत्री जी का है कि हम विकास के लिए जातीय जनगणना करना चाहते हैं, सामाजिक भेद हमारा नहीं मतलब नहीं है। तो आखिरकार भाजपा इसका विरोध क्यों कर रही है? क्या भाजपा विकास विरोधी है? भाजपा विरोध नहीं कर रही है। आप जो आरक्षण दिए हैं उसमें तो सभी को खोला गया है कि कौन कौन जातियाँ उस आरक्षण में है। ऐसा थोड़े है कि भाई आपने फला आदमी को नहीं दे रहा है, चिला आदमी को दे रहा है, उनका विकास नहीं कर रहे हैं। जब सब कुछ रोजगार देना है, विकास देना है, तो सभी को देना है ना। ऐसा थोड़े है कि आपको दिया जाएगा, हमको नहीं दिया जाएगा, हमको दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा। इसको आप किस मामले, मुख्यमंत्री जी की ये जो बात है बिल्कुल बेईमानी है। मैं तो इसे सरासर बेईमानी कहूँगा। आज उनको इस देश में, इस राज्य में सत्ता में बैठे हुए कितने साल हो गए? कम से कम 20 साल हो गए होंगे ना।
तो आज तक उनको सुबुद्धि नहीं आया कि हम जातीय जनगणना करके हम जात का गणना कर दें और बना दें। आप जाइए निर्वाचन आयोग के साइट पर, आप देखिए सभी जातियों का टोटल जनसंख्या दिया हुआ है कि आप कहाँ हैं, कितना, किस पंचायत में, किस गांव में कौन सी जातियां हैं, आपको हम आप खोल लीजिए, मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी का तो एक स्टैंड है, और पता नहीं है अच्छे लोग होने के बाद भी ये गलत सोच कैसे तो उनका स्टैंड होता का है। मतलब क्या, राजनीतिक, क्योंकि आरजेडी को राजनीतिक मतलब आरजेडी को अपने पक्ष में लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। तेजस्वी यादव का यह काम है। लालू जी ने सवर्णों को गाली पर के अपना सत्ता रखा 15 साल। आज ठीक है तेजस्वी कुछ रिफाइन हो गए हैं, लेकिन उनका भी वही इरादा है कि हम यह देखें कि भाई हम कितने जाति के आधार पर जिसकी जनसंख्या क्या है, हम आरक्षण को उसमें डिवाइड कर दें। अरे भाई, तो तुम 100% आरक्षण लेना लो, जिसको काम करना है वो करेगा। इसी देश में काम कर रहा है, इसी देश में रह भी रहा है, और इसी देश में अडानी अडवाणी और टाटा और बिरला ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं, उसकी कौन जाती है? वो अगर काम कर रहा है तो उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको यह कहना चाहिए कि हम सबका विकास करेंगे, और विकास कैसे हो, किसको हमको रोजगार देना है, बढ़ई को अगर हमको कास्ट का काम देना है तो उसको आप दीजिए, सुनार का सोना काम देना है तो दीजिए। उसमें आप देखिए ना कि हम इसको कितना सब्सिडी दें, हम उसका कैसे जो है सो उस पर भार कम करें, उसका टैक्स कैसे घटेगा, इस पर आप तो सोचिए। जब आपने सर ये कहा है तो सरकार के द्वारा अति पिछड़ा के लिए, दलितों के लिए तो कुछ कुछ योजनाएं चल ही रही है, उद्योग की चल रही है। अभी ये उद्यमी योजना आई थी जिसमें महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया गया है, प्लस अति पिछड़ा और दलितों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। जातीय जनगणना का सर कंसेप्ट क्या है? मुख्यमंत्री जी इस पर क्यों अड़े हुए हैं, क्या मतलब है उनका? इनको कुछ नहीं, अपने कंपटीशन, अपने प्रतिस्पर्धाइयों को के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। इनको देखना है कि भाई भारतीय, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो तरीके से हट जाते हैं, कहते बकवास है, ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर नहीं है, इस पर बात करना बेईमानी है। तो इनका अपना एक धारा लेके चलते हैं कि नहीं, और इनकी स्थिति यह बनती जा रही है बिहार में, कहना तो नहीं चाहिए, मैं छोटा कास्ट करता हूँ, लेकिन जो सोच इनकी बन रही है, अकेले एक दिन खड़े रह जाए, यह नहीं होना चाहिए। नहीं, बार बार से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो जाती है कि भाजपा को आंख दिखाने के लिए जातीय जनगणना का ये सुर बार बार लगाते हैं। पहले विशेष राज्य का दर्जा का सुर था, तो देखा कि पैकेज मिल गया है तो अब उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, तो जातीय जनगणना का एक मामला उठाया है। तो भाजपा और नीतीश कुमार के संबंध में कितनी दूरियां क्यों बनती जा रही है, जबकि सरकार में आप साथ हैं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी, तो भाजपा का योगदान है। तो आखिरकार ये दूरी बनाने वाले लोग कौन है? दूरी बनाने वाले स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं की तरफ से, इधर भी लोग हैं, लेकिन उनको यह लग रहा है कि हमारी सत्ता का जो बल है वो घट रहा है। तो घट रहा है तो हम भाजपा से ऊपर थे और नीचे आ गए। हमको ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई तो सब गुफा छोड़ रहा होगा ना। हम अपने पक्ष में जो गोलबंदी हो कैसे होगा, तो कोई ना कोई सब, ठीक है हम जातीय जनगणना करेंगे, हम आपको जात का आधार पर दे देंगे जो राष्ट्रीय जनता दल कहती है। लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। किसी भी शासक को, किसी भी प्रशासक को यह देखना चाहिए कि सर्वहित में, जनहित में जो भी काम अच्छा हो वही करना चाहिए। सारा जनता उनको है, वो ऐसा काम करेगा, सब उनके पीछे चले। जातिगत जनगणना क्या है? भारतीय जनता पार्टी और उनमें उनमें यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र में सबको अपना मानती है और सब एक है, वो सब सनातनी हैं, और वो इसको नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि साहब भाजपा अब ऊपर जा रही है और हम नीचे जा रहे हैं, तो हमारा कैसे संख्या ऊपर बढ़े, इसलिए सब गुफा के पीछे है। एनआरसी के मुद्दे पे भी मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ नहीं है। नहीं, अभी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि अब ये कोरोना का पीरियड खत्म हो रहा है, हम एनआरसी को लेके आएंगे। तो जदयू वाले लोग कहते हैं कि बिहार में लागू नहीं करने देंगे। एनआरसी से क्या नुकसान हो रहा है और फायदा क्या है इसका सर? देखिए, एनआरसी से नुकसान तो बहुत बड़ा है। जो लोग यहाँ के वासी नहीं, इस देश में कहीं ना कहीं से आके बसे हुए हैं, तो उनको आप चाहते हैं कि हमारा वो मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, एनरोल है, वो रह जाए। आप जरा इस पर विचार करें। मुख्यमंत्री जी को भी विचार करना चाहिए कि भाई जो हमारे अपने लोग हैं इस राज्य के, जो गरीबी रेखा के नीचे गिर रहे हैं, उनको आप उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप जातीय जनगणना करेंगे, एनआरसी को कहते लागू नहीं करेंगे। भाई जो आदमी यहाँ नहीं है, यहाँ का वाक अगर बसा हुआ, तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप उसके लिए एक अलग नियम कानून बनाइए ना, कायदा बनाइए। किशनगंज के बारे में सर कहेंगे, क्योंकि किशनगंज में से जो वर्तमान आंकड़े आ रहे हैं कि वहां पे अब हिंदू आबादी मात्र 30% रह गई। वहां हिंदू आबादी जो है वो पलायन कर चुकी है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, जो आपको पूर्वोत्तर का जो एरिया है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है, वहां पे हिंदू आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो क्या एनआरसी बिहार के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है।
अगर नहीं हुआ एनआरसी तो किशनगंज एरिया एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कंप्लीट वहाँ मुसलमानों का वर्चस्व हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा साल 2 साल पहले वहाँ कैसे किस तरह से घर में घुस के मारा गया। जो विरोध करता है मुसलमान उसको मार दिए, और जो दरोगा गया उसको घेर के मार दिया। तो यह काम अगर हो रहा है, मुख्यमंत्री सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इनको इस बात पर विचार करना चाहिए और एनआरसी को बड़ी सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। हमारी ये मांग है एज ए बिहार की जनता के हिसाब के लहजे से। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप एनआरसी को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी को मदद करें। सर कुछ जिला का भी प्रश्न हमारे पास है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनना चाहिए था, नहीं बना, क्या कारण रह गया? मुजफ्फरपुर इतना खूबसूरत शहर था, आज इसको कुछ लोग नरकपुर भी कहते हैं। और जो ज़मीनी स्थिति है कि आप मुजफ्फरपुर के सरैयागंज, मोती झील या जो प्रमुख बाज़ार है वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। और यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो एलाइट क्लास के लोग हैं, वो धीरे धीरे मुजफ्फरपुर से पलायन कर रहे हैं, जल जमाव को लेकर, प्रदूषण को लेकर। आखिरकार मुजफ्फरपुर शहर इतना बर्बाद क्यों हुआ और कौन इसके जिम्मेदार है? देखिए, यहाँ के जिम्मेदार सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, नेता इसके जिम्मेदार हैं। हम तो इन्हें बिल्कुल जिम्मेदारी थोपते हैं कि भाई हम जब अपने शहर को बनाने के लिए एक नहीं हो सकते हैं, आपसी द्वंद्व इतना है, आप एक दूसरे के प्रति घृणा का पात्र बन जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, हमारा वर्चस्व रहे, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स का भी मामला है, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। अरे भाई सोचो कि हमको कल हमारा जो जनरेशन मुजफ्फरपुर में रहेगा वो कैसे जगह में रहेगा, किस शहर में रहेगा। कहलाने के लायक आज जो स्थिति बनी हुई है ना, कल ये मुजफ्फरपुर आपने जो कहा कि नरकपुर हो जाएगा, आज है और होने वाला है। इसलिए मैं यहाँ के नेताओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि आने वाले मेयर के चुनाव में आप सजग होइए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और स्वच्छ लोगों को लाने का काम कीजिए, वरना ये मुजफ्फरपुर कभी नहीं सुधरेगा। सर एक अभी जो मुजफ्फरपुर के वर्तमान नगर विधायक है, वो उन्होंने 19 मई को बंद का आह्वान किया था, लेकिन उसको किसी कारण से डिले करके 24 मई कर दिया है। बंद क्या समस्या का समाधान है? मुजफ्फरपुर में मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। सरकारी योजनाओं को काम तो हो रहा है, निश्चित तौर पे कोई भी आदमी कहेगा तो मुजफ्फरपुर में विकास हो रहा है, लेकिन गति इतनी स्लो है कि जनता उससे त्रस्त हो रही है। बहुत सारे लोग जो है नालियों में गिर के मर जा रहे हैं, अभी कई घटनाएं हुई है, मजदूर मर गए हैं, महिला मर गई है। तो आखिरकार सर इन चीज़ों को के लिए जिम्मेदार कौन है सर? जैसे मान लीजिए मेयर, उप मेयर और नगर आयुक्त, तीनों में कौन इसके लिए ज़्यादा दोषी है? देखिए, इसमें तो हम अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें मेयर का दोष है। मेयर को तो अपने हाथ में बागडोर लेकर या कहना चाहिए कि नया आयुक्त जो कर रहा है उसके गति में तेजी लाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप क्यों राजनीति में पढ़ते हैं? आप इसको 15 लाख दीजिए, उस वार्ड पार्षद को दीजिए, इस वार्ड पार्षद को दीजिए। अरे दीजिए तो बैठ के आप नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाइए ना, नगर आयुक्त को से बात कीजिए कि साहब ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, जैसे भी आपके मुझे काम को तेजी लाइए, काम मुजफ्फरपुर से पानी निकासी का, जल जमाव का जो प्रॉब्लम है उसको हटाइए, नहीं तो बरसात आने वाला है। और जो यहाँ के नगर विधायक है विजेंद्र चौधरी, इनको भी सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, इनको भी इसमें यह जोड़ने का काम करना चाहिए। मेयर को बैठाइए, नगर आयुक्त को बैठाइए, उप मेयर को बैठाइए, सबको मिलकर एक टीम स्पिरिट बनाइए और अच्छा काम कीजिए और जल्दी से काम हो। नहीं तो शहर में अभी 1 महीने के बाद बारिश होगी तो आप अभी न कह रहे हैं कि लोग गिर के मर रहे हैं, उसमें देखिएगा डेली यही हादसा होगा। भगवान न करे कि ये बात हो, लेकिन यह जो स्थिति बनी हुई है आने वाले बरसात के दिन में यह होगा। इसलिए सर एक सर हमें सर जानकारी प्राप्त हुई है कि सर आप अच्छा गाते भी हैं, कला में रुचि है आपकी, तो सर कुछ सर आपसे सुनना भी चाहते हैं सर। देखिए, कलाकार तो हम नहीं हैं, लेकिन गाने का शौक़ रखते हैं, शौक़ के हिसाब से चलते हैं, कुछ अपना गाना बजाना का काम चलता रहता है। तो गाना में आपको मैं भोजपुरी की 2 लाइन सुना देता हूँ। कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइह, कैसे दिन बीती राम। पूरब जइह, जइह मुल्तानी, पूरब जइह,
जइह मुल्तानी केकरा पे छोड़ के जाला ये टूटली पलानी। इतना बता के जइह कैसे दिन बीते राम, इतना बता के जइह। हाँ, अंगना में कीच कांच दुअरे पे पानी, अंगना में कीच कांच दुअरे पे पानी। अखाला ऊंचा गोर परिहे चढ़ल बा जवानी। इतना बता के जइह अरे कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइह। अरे कहत महेंद्र पिया सुन दिल जानी, कहत महेंद्र पिया सुन दिल जानी। अजय करे से आग मंगला ओकरे से पानी। इतना बता के जइह अरे कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइह। हरि ओम। सर ने इशारों इशारों में अपने संगीत के माध्यम से मुजफ्फरपुर की जो वर्तमान में जो नारकीय स्थिति है उसकी भी चर्चा कर दी है कि एक महिला वो जल जमाव से पीड़ित है और अपने पति से गुहार लगा रही है कि ये जो वर्तमान में स्थिति है कैसे हम जीवन जिएंगे। सर आप व्यवसायी भी हैं मुजफ्फरपुर के और एक ब्रांड आपने स्थापित किया है वैशाली पेस्ट्री। वैशाली पेस्ट्री एक मुजफ्फरपुर ही नहीं उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। क्या संघर्ष हुआ सर इसको एस्टेब्लिश करने में? सर हम आपसे कम शब्दों में इसको जानना चाहते हैं। देखिए, हम 1977 में इस काम में आए। उससे पहले पढ़ाई लिखाई होता था, हमारे भाई लोग काम करते थे, बड़े भैया ये लोग। लेकिन 1977 के बाद हमने इस श्रृंखला का शुरुआत किया वैशाली डेयरी एंड स्वीट हाउस इमली चट्टी से। और उसके बाद वैशाली स्वीट्स, वैशाली पेस्ट्री, वैशाली कैफ़े सरैयागंज, इन सबों का निर्माण करते हुए और हमारे परिवार के अन्य लोग भी आगे बढ़ते गए। और इसमें बहुत संघर्ष, कभी और हम लोग बात करेंगे, संघर्ष में जीवन रहा है। उसके बाद मैं डेयरी में गया, डेयरी में एनिमल को लाया। अभी हमारे पास 100 गाय का डेयरी है, 10 एकड़ का फार्म है। इन तमाम कामों को करते हैं। राजनीति में हमारी रुचि है, राजनीति को भी देखते हैं, सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, समाज के हर सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं। तो संघर्षमय जीवन को हमने जिया है और हमारा यही संदेश है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी अपने आप को संघर्ष में लगाए, न कि इधर उधर के बात को करें और गलत काम से बचें। मेरा यही संदेश है युवाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए। संघर्ष ही जीवन है, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र आपने दिया है और आपने इसको साबित भी किया है कि संघर्ष करके आप निश्चित तौर पे एक शिखर प्राप्त कर सकते हैं। नया बिहार न्यूज़ से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।